नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 4 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ कि डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए। और साथ ही साथ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोशिश क्या करिए वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य के छात्रों ने रक्षक नामक देश के पहले सुरक्षा ऐप को विकसित किया है। तो ये रक्षक जो कि एक सुरक्षा ऐप है, ये किस राज्य के छात्रों के द्वारा ठीक है विकसित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड किया करूं तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। कोशिश क्या करिए साथ में आंसर देने का और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने की भी कोशिश क्या करिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बिहार के छात्र हैं जिन्होंने रक्षक नामक देश के पहले सुरक्षा ऐप को विकसित किया है। और इस ऐप की खासियत बात करें तो मुसीबत के समय कॉल के साथ मैसेज और लोकेशन देने वाला रक्षक नामक देश के पहले सुरक्षा ऐप को बिहार के छात्रों ने विकसित किया है। ठीक है, इस ऐप का निर्माण देखिए किसे ध्यान में, विशेष करके ये जो ऐप है दोस्तों महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए और जो वरिष्ठ नागरिक है उनको ध्यान में रख करके इस ऐप को विकसित किया गया है। इसके माध्यम से देखा जाए जो ये रक्षक ऐप है, इसके माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानून जो है महिलाओं की सुरक्षा संबंधित जो विभिन्न कानून है उसके बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। और इसे जो विकसित किया गया है वो एएन कॉलेज जो कि पटना में स्थित है, पटना देखिए राजधानी है बिहार की, उनके छात्रों के द्वारा इसे विकसित किया गया है, एएन कॉलेज के छात्रों के द्वारा। इस अगर विशेषता की बात करें तो देखिए, अगर महिला कोई है जो मुसीबत में है, ठीक है, या जो वरिष्ठ नागरिक है कोई मुसीबत में है, तो उस मुसीबत के दौरान अपने उस मोबाइल को अगर वो 3 बार चेक कर देंगे तो इसके दौरान जो है मोबाइल से जो लोकेशन जो उसमें जो करीबी जिनका नंबर सेव होगा उनको मैसेज, कॉल और लोकेशन जो है एक साथ चला जाएगा। ठीक है, और उनको मुसीबत से बाहर निकालने में ये काफी ज्यादा सहायता करेगा ये ऐप। बात करें बिहार के छात्रों के द्वारा इसको विकसित किया गया था, तो आइए तो बिहार के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल यहाँ यानी कि गवर्नर राजेंद्र अरलेकर जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्य यहाँ पे संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 16 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी देखिए ठीक है 40 सीटें हैं। वही विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनीय विधानमंडल है यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। सीटें देखिए तो 243 सीटें यहाँ पे हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं बिहार में दोस्तों, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है और अन्य भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने बिहार से संबंधित देखी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य में किया है दोस्तों, ये किया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई को ठीक है मध्य प्रदेश का शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। अगर हम बात करें इस मिशन का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये मिशन जो है उस जिले के जो विशेष आदिवासी आबादी है उनके बीच में जो सिकल सेल रोग है उससे उत्पन्न जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस मिशन जिसका नाम है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, इसके लिए ये मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन को देखा जाए आगे चल करके 17 राज्यों में ठीक है 17 स्टेट्स में और साथ ही साथ देखा जाए 278 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा।
जिसमें देखा जाए कौन कौन से स्टेट शामिल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में स्टार्ट ही किया गया है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भी शामिल है और बिहार भी शामिल है। ठीक है, तो इन स्टेट्स में आगे चल करके जो इन स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी ये मिशन की शुरुआत किया जाएगा। अभी देखा जाए तो इसको एक प्रयोगात्मक तौर पे इसे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में प्रधानमंत्री द्वारा जो है शुरू किया गया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए हमें कि राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले इस दिवस के बारे में चर्चा किया था मैंने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर को। देखिए 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें 9 जनवरी 2023 यानी कि इस वर्ष जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, प्रवासी दिवस, ये मनाया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। वही बात करें फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र जो है चैंपियन रहा। मध्य प्रदेश का स्थान जो था दोस्तों वो तीसरा स्थान था। ठीक है, हरियाणा दूसरे स्थान पे था। वही जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री जो है दोस्तों किसके कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, वहीं बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो किया था भोपाल। ठीक है, जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए हर साल जो है 1 जुलाई को, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है मनाया जाता है। ये दिवस देखिए किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये एक जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। इस दिन को देखा जाए तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उस सभी जो है चिकित्सकों को, जो स्वास्थ्य देखभाल जो पेशेवर है उनको सम्मानित करते हैं के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार जो मनाया गया था वो 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब मनाया गया था, 1991 में फर्स्ट टाइम जो है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। ठीक है, तो 1 जुलाई को। अब आप मुझे बताइए 1 जुलाई को किस बैंक का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 1 जुलाई को किस बैंक का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर करिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, दोनों का आंसर दीजिए आप लोग। आइए कुछ और भी दिवस बात करें, उसके पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड। ठीक है, ये इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा, थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वही बात करें हर साल दोस्तों 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी, पार्लियामेंट फॉर द प्लेनेट। ठीक है, अगला है देखिए 30 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि फीफा रैंकिंग से रिलेटेड है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पे रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें भारतीय पुरुष की जो फुटबॉल टीम थी वो किस स्थान पे रही है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 103 पे थी, 101 पे थी, 99 भी थी या फिर 100 पे थी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100। ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल जो पुरुष फुटबॉल टीम की जो ताजा रैंकिंग जारी हुई है दोस्तों, उसमें भारतीय पुरुष, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी की गई है ताजी, जिसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है वो 100वें स्थान पे। ठीक है, 100वां। अगर हम देखें पिछले 4 सालों में यह पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। जून में देखा जाए भारत की उपलब्धियों के बारे में, तो जून में इंटर कॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मैच जीते हैं और 2 मैचेस जो है ड्रॉ खेले हैं। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं जो फीफा रैंकिंग हाल ही में जो ताजा फीफा रैंकिंग जारी की गई उसमें सिर्फ 5 टीम कौन सी है। तो देखिए अर्जेंटीना इस साल फीफा कप के जो थी विजेता भी थी, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 कतर। फ्रांस जो कि उप विजेता थी दूसरे नंबर पे है फीफा रैंकिंग में। ब्राजील तीसरे स्थान पे है। इंग्लैंड जो कि चौथे स्थान पे, बेल्जियम 5वें स्थान पे है। वहीं दक्षिण एशियाई जो फुटबॉल टीमें हैं फीफा रैंकिंग में, उनका देखिए क्या रैंक है। तो देखिए नेपाल जो है 175 पे है, बांग्लादेश 192 पे, पाकिस्तान 201 पे, श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो वो 207 रैंक पे है। आइए बात कर लेते हैं फीफा के बारे में जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन।
दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 211 सदस्य हैं फीफा के। वही बात करें 2022 में फीफा जो हुआ था दोस्तों वो कतर में हुआ था, जिसकी जो विजेता टीम थी वो अर्जेंटीना थी और फ्रांस को हराया था, इसलिए उप विजेता दोस्तों कौन था? फ्रांस था। चलिए अब आप मुझे बताइए 2026 की फीफा की मेजबानी कौन से देश करेंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ये भी आपसे पूछे, आपको बताया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज ठीक है प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है? तो बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है भारत, ठीक है, भारत कर रहा है। करेक्ट आंसर इज ए। तो भारत जो है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है और इस प्रदर्शनी में यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल की विशेषता वाले जो G20 देशों की मुद्रा है उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के जो मुद्रा पे छपे हुए चित्र रहते हैं उनका जो है जो G20 देश है उनकी मुद्रा का जो है उनके नोटों का इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो प्रदर्शनी ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में और इस प्रदर्शनी में देखा जाए तो मुद्रा के सांस्कृतिक महत्व पर यह प्रदर्शनी प्रकाश डालती है। इसमें भारतीय मुद्रा नोट को भी शामिल किया गया है। देखिए अगर आप लोगों के पास नोट होगा तो देखिएगा, देखिए आपके 10 रुपए के नोट पे सूर्य मंदिर, ठीक है, छपा हुआ है। वही 20 रुपए की नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। लाल किला जो कि 500 रुपए के नोट पे है। वही देखा जाए 100 रुपए के नोट पे कंचनजंगा, ठीक है, और गुजरात की रानी की वाव, ठीक है, कंचनजंगा ध्यान रखिएगा सिक्किम में है, वो 100 रुपए के नोट पर शामिल है। इस आयोजन इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक मुद्रा नोट में देश की सांस्कृतिक विरासत होती है। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, तो टोटल 20 हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक सदस्य अपने मुद्रा नोटों पर अपने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 20 रुपीज के नोट पे कौन से, ठीक है, एलोरा केव्स हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सन टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे रानी की वाव है गुजरात का। तो ये सब ध्यान रखिएगा कैसे, आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा आप मुझे बताइए कि 2000 की नोट पे किसका चित्र छपा हुआ है, ठीक है, 2000 की नोट पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप मुझे बताएं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इज सी है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो उड़ीसा के ठीक है बरगढ़ जिले में स्थित डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को आसपास रहने वाले मानव बस्ती से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है आसपास रहने वाले मानव बस्ती से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है और ये उड़ीसा में स्थित है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे राज्य वन और पर्यावरण विभाग के अनुसार देखा जाए तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे कि अब ये प्रस्ताव है कि इसे बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इसमें बड़े एवं मांसाहारी पशुओं के लिए उच्च शिकार पाए जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको बाघ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावित है, जिस कारण से जो आज पास के यहाँ पे जो मानव बस्तियां थी उनको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए उस पूरे बस्ती को खाली कर दिया गया है, ठीक है। इस अभ्यारण्य में देखिए क्या क्या विशेषता है। तो इस अभ्यारण्य में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो भारतीय बाइसन है, जंगली सुअर है, संभार है, मोर जैसे जानवर जो इसमें निवास करते हैं। और इसमें देखिए इस अभ्यारण्य में एक 4 सिंग वाला मृग जिसे चौसिंघा कहा जाता है, जो कि अगर हम देखें IUCN की रेड लिस्ट में इसे असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है, ये भी पाया जाता है। और इसमें देखा जाए एक यहाँ पे एक अभ्यारण्य में देखा जाए तो एक हीराकुंड जलाशय जो है, जो कि एक रामसर स्थल है और अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र है, वो भी इस अभ्यारण्य के निकट में ही स्थित है। सबसे ज्यादा अगर इस अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये अभ्यारण्य जो एक अन्य कारण से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था वीर सुरेंद्र साई। तो जब वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो उन्होंने इसी अभ्यारण्य के भीतर एक जगह है जिसका नाम है बारा पथारा, ठीक है, बारा पथारा, उसमें उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था, जिस कारण से ये अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध काफी था, ठीक है। वीर सुरेंद्र साई उनका नाम था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं उड़ीसा के अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में।
देखा जाए उड़ीसा में चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोटकगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब देखा जाए तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक अरुसा, जो कि तंजानिया में स्थित है दोस्तों, आयोजित की गई? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इज बी, तंजानिया। तो हाल ही में देखा जाए दोस्तों तो भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो है, ये दूसरा संस्करण था, अरुसा तंजानिया में आयोजित की गई। इस बैठक में देखा जाए यह जो बैठक थी वो हिंद महासागर क्षेत्र में, जो कि तंजानिया का जो पूर्वी क्षेत्र है वो हिंद महासागर क्षेत्र से लगा हुआ है और इसके कई सारे द्वीप जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक अवसर पर केंद्रित था। तो एक दूसरे के साथ सहयोग करके हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से ये जो है संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी और ये दूसरी बैठक थी। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए 5 वर्ष के रोड मैप पर सहमत हुए और इस रोड मैप में देखिए क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। तो अनुकूलित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में सहयोग, इन सब विभिन्न पहलुओं पर मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करके, ठीक है, ये 5 रोड मैप पर तैयार हुए हैं भारत और तंजानिया। तंजानिया की दोस्तों बात किया जाए तो ये देखिए आपके सामने अफ्रीका का मैप खुला हुआ है। अफ्रीका के पूर्वी, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया स्थित है और ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा देखिए किससे किससे लगती है। तो ये केन्या से लगती है, युगांडा से लगती है, ठीक है, अगर हम देखें रवांडा से, बुरुंडी से, ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी सीमा लगती है दोस्तों वो जाम्बिया से लगती है और साथ ही साथ देखा जाए तो मलावी से लगती है और मोजाम्बिक से इसकी सीमा जो है वो अपनी सीमा को साझा करता है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो राजधानी है वो देखिए क्या है, डोडोमा जो है वो तंजानिया की दोस्तों राजधानी है। लेक विक्टोरिया भी तंजानिया से लगती है, लेक टंगानिका भी देखिए तंजानिया से लगती है, लेक न्यासा भी तंजानिया से लगती है। तो 3 जो है झीलें हमें तंजानिया से देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा स्थान है या फिर हम कह सकते हैं पर्वत है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में ही स्थित है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। और इसमें देखा जाए जो अफ्रीका का जो एक द्वीप है जंजीबार, पेम्बा और माफिया द्वीप, ये सब जो है शामिल है तंजानिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये आपको दिखाई देगा, जंजीबार है, ठीक है, पेम्बा द्वीप है और माफिया। जंजीबार और पेम्बा दोस्तों कालीलोंग के लिए जाना जाता है, कालीलोंग का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है जंजीबार और पेम्बा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए एक और भी हम देख लेते हैं, भारत और रूस के बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। जैसे कि भारत और रूस जो है तो चेन्नई और व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चेन्नई और व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग भारत और रूस के बीच में शुरू होने की तैयारी हो रही है, ठीक है, इस पे विचार कर रहे हैं भारत और रूस। और इस मार्ग की बात किया जाए, ठीक है, व्लादिवोस्टोक चेन्नई जो मार्ग है ये देखिए आपको देखने को मिल सकता है। ये देखा जाए ये तमिलनाडु का चेन्नई और ये देखिए पूर्वी रूस में स्थित है व्लादिवोस्टोक। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये देखा जाए जापान सागर है, फिर यहाँ पे साउथ चाइना सी है और ये देखिए मलेशिया और ये देखा जाए इंडोनेशिया के बीच में, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में स्थित जो है मलक्का जल संधि, वहां से होते हुए अंडमान निकोबार होते हुए दोस्तों ये जो है रूट जुड़ेगा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, तो ये यहाँ से होते जुड़ेगा। इसकी जो है ये जो रूट बनेगा इसके लिए जैसा कि आपको पता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में रशिया की यात्रा पे गए थे तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में जो है एक बैठक हुई थी और उसी दौरान जो है व्लादिवोस्टोक बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह के बीच में एक समुद्री संचार के विकास पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। देखा जाए अभी ये देख सकते हैं आप, ये जो डिस्क्रिप्शंस पूरे दिए हुए हैं इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से इसमें एलोबरेट करके जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि व्लादिवोस्टोक चेन्नई मार्ग जो है उस पर शुरू करने का विचार किया जा रहा है भारत और रूस के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही टेम्पालिंग गुफा किस देश में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है लाओस, वहां पे ये स्थित है। तो हाल ही में जो है उत्तरी लाओस में एनामाइट पर्वत श्रृंखला में टेम्पालिंग गुफा से ने दक्षिण पूर्व एशिया में मानव आगमन के समय के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की है। टेम्पालिंग गुफा में समय समय पर ढलान के साथ बहकर आने वाले निक्षेपों के जमाव से बनी एक ढलान वाली संरचना है।
आइए इस गुफा के बारे में बात कर लेते हैं जो मुख्य खोज हुई है। तो दीर्घकालीन मानव उपस्थिति उत्खनन से ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि मानव लगभग 56,000 वर्षों से टेम्पालिंग गुफा के आसपास निवास कर रहे थे, जो पिछली धारणाओं को चुनौती देते हैं। ठीक है, पिछली धारणाएं कुछ और थी, अब नई खोज कुछ और बता रही है। वहीं स्थिर तलछट संचय पहले की मान्यताओं के विपरीत साइट की तलछट ठीक है परते तीव्र और साधन घटनाओं के बजाय 86,000 वर्षों की अनुमानित अवधि में लगातार जमा हुई हैं। ठीक है, टेम्पालिंग के साक्ष्य ने दक्षिण पूर्व एशिया में होमो सेपियंस के आगमन के समय की अवधि को पीछे कर दिया है। ठीक है, तो पहले जो माना जाता था कि जो होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव है, इसके जो समय काल जो आने का समय काल था, अब इसको थोड़ा सा और भी पीछे कर दिया है इस गुफा में जो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले लास्ट क्वेश्चन ही देखिए। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में विश्व खनन कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो विश्व खनन कांग्रेस का आयोजन दोस्तों किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में विश्व खनन कांग्रेस में इंडिया पवेलियन ने खनन ऊर्जा क्षेत्र में देश की तकनीकी शक्ति और सतत विकास प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। तो देखिए विश्व खनन कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया गया है। इसकी बात करें दोस्तों तो विश्व खनन कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की बात किया जाए तो ये वैश्विक खनन और संसाधन उद्योगों के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो यह प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों के सतत विकास में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका जो उद्घाटन किया गया था वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का, वो 1958 में एक प्रमुख पॉलिश वैज्ञानिक और माइनिंग इंजीनियर थे जिनका नाम है प्रोफेसर बोल्साव कुरपिंस्की। इनके द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था और इसका जो संचालन किया जाता है दोस्तों वो पोलैंड में एक स्थान है जिसका नाम है काटोविस। वहां पे स्थित एक अस्थायी सचिवालय के द्वारा इस पूरे कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और ये जो है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है। ये जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस इसका आयोजन पूरे देश में त्रिवार्षिक आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बातें हैं अब दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है दोस्तों भारत के द्वारा। ठीक है, तो चीन में आयोजित किया गया था, चीन में हांगझू में आयोजित किया गया था एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट, जिसमें भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जो जोड़ी थी उसने मिश्रित युगल का खिताब जो है स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में देखिए किसको हराया, तो फाइनल मैच के दौरान इन्होंने मलेशिया के इवान युएन और राचेल अर्नाल्ड को 2-1 से हराया है। एक अन्य जोड़ी भी है जिसने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अन्य जोड़ी में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को हरा करके कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन चीन के हांगझू में हुआ है, जिसमें भारत ने मलेशिया को हरा करके मिश्रित युगल का खिताब जीता है। मिश्रित युगल में कौन था दोस्तों? तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि यूके पॉइंट ऑफ लाइट्स पुरस्कार 2023 में भारतीय मूल के सिख योद्धा को सम्मानित किया गया। तो किस भारतीय मूल के जो योद्धा थे उनको किससे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह भट्ट थे। वहीं कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं दोस्तों अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के ठीक है प्रमुख हैं। वहीं बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में ईरान को हरा करके 8वीं बार खिताब जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। हरियाणा को हराकर दूसरी बार सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। किससे जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल जुलाई के 1 जुलाई को जुलाई का पहला शनिवार था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के साथ ही साथ हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा
और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और साथ ही साथ अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।